तो देश की बहस में आज एक बार आपका फिर स्वागत है। हमने आज अपील की है और हम देश से कह रहे हैं मैं भी सैनिक, इसलिए क्योंकि सेना के हमारे जवान तो सीमा पर चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन मुंहतोड़ जवाब आपको और मुझे भी देना है ये कह के कि मैं भी हूं सैनिक। मैं भी सैनिक इसलिए क्योंकि अगर हम चीनी सेना पर हमारी जो सेना हमला करेगी वो बुलेट से करेगी, लेकिन हम भी कर सकते हैं वॉलेट से हमला और चीनी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ सकते हैं, क्योंकि भारत चीन के लिए सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। बना के घर में रखना पड़ेगा, बेच नहीं पाएगा। इसी बात के साथ हम बहस को शुरू करते हैं और आज आप सब पढ़ लीजिए मेरे साथ जो ये शो देख रहे हैं कि मैं भी सैनिक और वॉलेट से लगातार चाइना पर निशाना साधे। तो देश की बहस में आज का सवाल यही, क्या चीनी सामान का बहिष्कार करके ही चीन को करारा जवाब दिया जा सकता है? एलएसी पर चीन ने जो हिमाकत की है, जैसे हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, उसके बाद से पूरे देश में जबरदस्त गुस्सा है। देखिए आप तस्वीरें, शहर शहर लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। चीनी सामानों का बायकॉट करने की बात कही जा रही है और कहीं कहीं किया जा रहा है। चीन में जैसे बने टीवी, मोबाइल जैसे प्रोडक्ट्स को कहीं तोड़ा जा रहा है तो कहीं उनकी होली जलाई जा रही है। लोग आक्रोशित है और किसी भी कीमत पर चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। देखिए जम्मू, पटना, कानपुर, अहमदाबाद और दिल्ली में आज एक जबरदस्त प्रदर्शन किया था स्वदेशी जागरण मंच ने चीनी दूतावास के सामने, जो हमेशा से कहती है स्वदेशी अपनाओ। और प्रधानमंत्री ने भी अब नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें उन्होंने कहा है वोकल फॉर लोकल। तो हमको ये करना है, हमको ये करके दिखाना है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे दो टूक शब्दों में चीन को चेतावनी दी। विदेश मंत्री ने कहा जो कुछ हुआ वो चीन की साजिश थी। अभी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक हो रही है, जरूर इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी और प्रधानमंत्री ने इसके संकेत आज के अपने बयान में दे दिए। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो मारते मारते शहादत दी है हमारे वीर जवानों ने, और वो भी उस वक्त जब वो किसी मिलिट्री के साजो सामान के साथ नहीं गए थे, क्योंकि वो तो वहां पर शांति की बातचीत करने गए थे। ये धोखेबाजी चीन की है, इसीलिए चीन को जवाब देना है। हमको कहना है मैं भी सैनिक। और हम कैसे कह सकते हैं? चीन के सामान का बहिष्कार करके। एक बड़ा लक्ष्य प्रवीण खंडेलवाल जी जो CIT के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दे दिया है। फिर से वापस बहस में आता हूं, डॉक्टर संबित पात्रा।
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, अश्विनी महाजन जी के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे समझना चाहता हूं, प्रधानमंत्री इतने दो टूक बहुत कम सुना है, वो भी चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना के बारे में जब भी कहा जाता है बड़े संभल संभल के कहा जाता है। इस एग्रेशन के मायने क्या? देखिए, आपको समझना होगा कि जो कुछ भी आज स्टैंड ऑफ हुआ है चाइना के साथ, इसके पीछे एक परिप्रेक्ष्य है। इट वॉज ऑलमोस्ट कमिंग। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने इससे पहले जो 20 लाख करोड़ का पैकेज किया, उसमें उन्होंने आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया और बार बार कहा गया, हर प्लेटफॉर्म से कहा गया, अब वक्त आ गया है जब भारत को आत्मनिर्भर होना हो। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि अपने घर में बने प्रोडक्ट के आप वोकल हो जाओ, लोकल के लिए वोकल हो जाओ। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इस पैंडेमिक को, इस मुसीबत की घड़ी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखो। एफडीआई के नॉर्म्स में भी बदलाव किए गए ताकि जो निवेशक हैं वो यहां पर आके ज्यादा निवेश करे और हमारी भारत की कंपनियों को हथियार ना ले। ठीक उसी समय आप देखिए, चाइना और अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, इनके रिलेशन में भी दरार आ रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से चाइना चहुंदिक दिशा में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े प्रेशर में था और उस प्रेशर से कैसे अपने आप को वो डाइवर्ट करे, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। तो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जो आज हम फेस ऑफ देख रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। बाकी जो आपका मूल प्रश्न है कि इस यज्ञ में हर हिंदुस्तानी अपना आहुति दे और वैलेट के माध्यम से दे, अपने वॉलेट के माध्यम से, अपने पेटीएम के माध्यम से, अपने डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के माध्यम से वो इसमें आहुति दे। देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। केवल आज हमारे 20 जवानों को याद करके हम इमोशनली चार्ज अप हो जाए और ये कह दे और कल को हम भूल जाए, ये युद्ध फिर नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये अगर संकल्प हम करते हैं और करना भी चाहिए और हिंदुस्तान में लोग कर भी रहे हैं, इसको एक लॉन्ग टर्म प्रतिबद्धता के साथ हृदय में स्थान दें और उसमें हम बिल्कुल खरे उतरे। और याद रखिए, एक बड़ा चैलेंज जो इसमें आने वाला है, अभी दिवाली आएगी, दिवाली में कुछ चीजें हो सकता है चाइना के आपको सस्ते मिल जाए और कुछ चीजें वही इंडिया की थोड़ी हो सकता है 10-15 पैसे महंगे मिले। इसमें आपको सोच समझ कर कि आप जो खरीद रहे हैं उससे बुलेट खरीदा जाएगा आपके जवानों के लिए, ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान के रूप में हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लान की बात की। मैं सीधे चलूं प्रवीण खंडेलवाल जी के पास। प्रवीण खंडेलवाल क्या सॉल्यूशन देंगे सस्ती चाइनीज लाइट का? उससे पहले मैं अचल श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। अचल जी, मैं जानना चाहता हूं, चाइना से जब हम डिप्लोमेसी करते हैं तब हमको कई तर्कों पे, कई परतों के बारे में सोचना पड़ता है। क्यों, आप देश को कैसे समझाएंगे क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है चाइना? इसलिए क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां कम्युनिस्ट शासन करते हैं, और क्यों बार बार वो इस तरह की विस्तारवादी चालें चलता है, किसी भी देश को नहीं छोड़ता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना का जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं, वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। वो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बैकअप सपोर्ट मान के पूरी दुनिया की आर्थिक रूप से छोटे बड़े देशों को गुलाम बनाना चाहता है। उसकी डेब्ट ट्रैप पॉलिसी जो है वो भी इसका एक हिस्सा है। बड़े देशों की इकोनॉमी में वो डीप पेनिट्रेशन करना चाहता है। उसने कोरोना के चलते हुए जो डिस्ट्रेस्ड प्रॉपर्टीज थी उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि आने वाले समय में वो अपना जो प्रभुत्व है वहां जमा सके। तो इस सब के चलते हुए आपको याद हो शायद जब राजीव गांधी चाइना गए थे तो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि 21st सेंचुरी एशिया को भारत के बिना कंप्लीट हो नहीं सकती है, और यही बात वो अब भूल चुके हैं। अब जब हम उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर 21st सेंचुरी को एशिया को बिलोंग करना है तो भारत और चीन को साथ में मिलकर काम करना होगा, लेकिन वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे ग्लोबली जो है वो उनका प्रभुत्व रहे, और वो भारत को एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मान के चलते हैं। तो हमने उनके साथ बातचीत, दोस्ती से हमने अपनी शुरुआत करी थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उनकी नीयत साफ हुई तो हमने उनके लिए एक मल्टी प्रोंज डिप्लोमेसी या मल्टी प्रोंज पॉलिसी अडॉप्ट करी, जिसमें यह था कि जहां तक संभव होगा हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम आपको कन्फ्रंट भी करेंगे, जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम आपको कंटेन भी करेंगे। और पिछले इन सालों में हम यही करते चले आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप के चलते हुए आज ऐसी हालात बन गए हैं
कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 60-70 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो उस दिशा में जो जिस आत्मनिर्भरता की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है 2 वजह से। एक तो ये कि अगर हमने चाइना को लेसन दिलाना है तो उसका सबसे वल्नरेबल पॉइंट है उसकी अर्थव्यवस्था। अगर हम उसकी अर्थव्यवस्था को हिट कर सकते हैं, बिल्कुल सही, by remaining within the norms of the global rules and regulation, WTO के रूल्स रेगुलेशन पे रह के अगर हम उसको हिट कर सकते हैं तो वो चाइना को कमजोर बनाएगा। और हिट हम तभी कर सकते हैं अचल श्रीवास्तव जी जब हर भारतीय मन में संकल्प करे कि नहीं, मुझे चाइना के सामान को नहीं छूना है। प्रवीण खंडेलवाल जी, क्विक जवाब। संबित पात्रा जी ने कहा सस्ती चाइनीज लाइट्स आ जाएंगी, सस्ता चाइना के गणेश जी की मूर्ति आ जाएगी, शिव जी की मूर्ति आ जाएगी, माता लक्ष्मी की मूर्ति आ जाएगी, विष्णु जी की मूर्ति आ जाएगी। क्या करेगा आम ग्राहक जिसके पास पैसे की कमी होगी कोरोना काल में? कैसा ऑल्टरनेट देंगे आप? दीपक जी, मेरे मित्र संबित जी ने बहुत 2-3 विषय कहे जिनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये जो इस समय बहिष्कार है, ये भावनाओं का उबाल नहीं है। हमने ये बहिष्कार का आंदोलन 10 जून से शुरू किया है और ये 1.5 वर्ष का हमारा अभियान है जो दिसंबर 2021 में 1 लाख करोड़ का नुकसान करके पूरा होगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरे मित्र संबित जी ने कहा कि पेटीएम का हम इस्तेमाल करें। मेरा सख्त ऑब्जेक्शन है। कल हम उस पर भी जा रहे हैं कि जितने ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके अंदर चाइना का पैसा लगा है, वो पेटीएम है या कोई उसके दूसरे विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, इनका भी हमको बहिष्कार करना है। नहीं तो क्योंकि इनका असली फायदा अलीबाबा को मिलेगा और अलीबाबा का पैसा हिंदुस्तान की फौजों के खिलाफ लगेगा। नंबर 2। नंबर 3, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रिक लाइट का आपने जिक्र किया, मैंने बार बार ये कहा है कि हमें चाइना के और हिंदुस्तान के माल के फर्क को समझना होगा। चाइना का माल यूज एंड थ्रो होता है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है और वो माल एक बार यूज करा और बाद में कूड़े कबाड़ के अंदर जाता है। हिंदुस्तान का जो माल होता है वो माल यूज्ड और रीयूज किया जाता है। आप हिंदुस्तान के माल को कभी भी कर सकते हैं। ये फर्क को हमें अब उपभोक्ताओं को समझाना है। और संबित जी कुछ कहना चाहते हैं? संबित जी, इन्होंने कहा पेटीएम का पैसा अलीबाबा को जा रहा है। दीपक जी, प्रवीण जी खत्म करिए। मेरी आखिरी बात जी, मेरी अभी जो आपने कहा कि हमारी जो मूर्तियां हैं, अब मैं आपको इतिहास में हमारी जो मूर्तियों की पवित्रता है वो मिट्टी के बनी मूर्तियां थी। वो कभी भी चाइना की मूर्तियां नहीं थी, वो कभी भी मेटल की मूर्तियां नहीं थी। और जो हमारे मूर्तिकार बनाने वाले हैं, इस बार आप देखेंगे इस बार की जो दिवाली होगी वो हिंदुस्तानी दिवाली होगी जिसके अंदर हिंदुस्तान के बने हुए प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान की दिवाली होगी। ये बात प्रवीण खंडेलवाल ने कही है। संबित पात्रा जी, मैं आपके पास जाना चाहता हूं। कई सारी कंपनी, चाइनीज कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। मैं अपने सवाल के साथ आना चाहता हूं। 1 सेकंड मुझे दे दीजिए। मैं जानना ये चाहता हूं कि मैं भी सैनिक की जो बात मैं कह रहा हूं ये एक स्वेच्छा है, क्योंकि हमारे पास WTO भी है, दुनिया भर की गाइडलाइंस भी हैं, वर्ल्ड की ओपनिंग कम इकोनॉमी भी है, दुनिया भर के कई तरह के। हमने हालांकि चाइना को कहा था, बीच में एक ट्रेड समझौता होने वाला था, हमने साफ साफ ना कर दिया था। वो हिम्मत भी भारत ने दिखाई थी। इस पे कंट्रोल कैसे होगा संबित पात्रा जी, बताइए। तभी तो असली में वोकल टू लोकल हो पाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं केके जी को भी देख रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनका समय भी आना चाहिए। मैं बहुत जल्दी में समाप्त करूंगा। प्रवीण भाई मेरे सीनियर हैं, पार्टी में भी मेरे सीनियर रहे हैं और आजकल बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं। और देखिए, प्रवीण भाई ने मुझे गाइड किया पेटीएम के विषय में अभी, और ये गाइडेंस हर किसी दूसरे को करना पड़ेगा। कहां पर कौन से प्रोडक्ट में कहां पे चाइना का क्या लगा हुआ है, ये विषय जब तक हम लोग अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तब तक ये अवेयरनेस नहीं फैलेगी। नंबर 1। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रवीण जी की टीम और उनकी जो भी संस्था है वो संस्था लगी होगी पूरी तरह से अवेयरनेस के लिए कि हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेंगे। मगर ये संकल्प पूरे हिंदुस्तान को लेना होगा। केवल एक संस्था, कुछ व्यक्ति अच्छे मन से लेंगे तो नहीं होगा। वो तो योद्धा है ही, मगर पूरे हिंदुस्तान को धीरे धीरे, ये एक बलिदान होता है। ये कोई देखिए, अपने जेब से 2 पैसे एक्स्ट्रा देना ये एक बलिदान है। और हिंदुस्तान को अगर महान बनाना है तो हर किसी को बलिदान देना पड़ेगा। नंबर 2। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए आरसीपी को भी याद करिए, किस प्रकार भारत के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म में भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के ट्रेड इंटरेस्ट को और हिंदुस्तान के व्यापारियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया था। और ये लड़ाई कोई आज एक दिन की नहीं है।
मल्टी प्रोंग्ड अटैक, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और सबसे बड़ी बात है इकोनॉमिकली, इन चारों विंग के साथ हम लड़ेंगे। और ये एक तरह से आज मैं तो कह रहा हूं कि ये नींव तो पहले रखी गई थी, मगर अच्छी बात है कि चाइना के धोखाधड़ी को आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है। ठीक है, मैं भी सिपाही, इसलिए हम भी बोल रहे हैं वॉलेट से वॉर करेंगे हम लोग। और ये हर हिंदुस्तानी का संकल्प होना चाहिए कि हम वोकल टू लोकल हो जाएं। सीधे चलता हूं, सुशील कुमार जैन मेरे एक दर्शक नोएडा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी महाजन जी के पास चलूं, उनसे पहले सीधे उनके पास, बिजनेसमैन है, क्या संकल्प लेंगे सुशील कुमार जैन जी आपके बाद आज आप, क्योंकि हम भी बात कर रहे हैं मैं भी सिपाही, इस जंग में हमको भी लड़ना होगा। हमारे सैनिक बुलेट से तो मार देंगे पर हमको वॉलेट से मारना पड़ेगा। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम लोग अपनी वैलेट से ही इस लड़ाई को जीत पाएंगे। अगर हमने इस लड़ाई को इसी तरह लड़ना शुरू कर जैसे किया है अभी, अगर आगे इसी तरह लड़ते रहे जैसे कि हमारे माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी जो अभी यहाँ पर अभी बता रहे थे हमें, तो वो जो लड़ाई हमारी 10 जून से स्टार्ट हुई है, मैं उसका एक असर आपको बताता हूं कि हमारी दुकान पर आने वाले लोगों ने अब आज से हमसे भारतीय सामान मांगना शुरू कर दिया है। अब वो चाइना का जो सामान है उसको मांगने के लिए मना करने लगे हैं। तो हम लोग अब विकल्प की तलाश कर रहे हैं कि कैसा विकल्प हमारे पास होगा कि जो हम उन लोगों को वही सामान दे पाए जो कि भारत में बना हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात कही। इसी सवाल को लेकर इसका सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं अश्विनी महाजन जी। अश्विनी महाजन जी, बाजार को क्या हम विकल्प उपलब्ध कराने में, इसी सवाल को संबित जी के पास भी लेके जाऊंगा क्योंकि सरकारी पॉलिसीज की भी जरूरत है। अश्विनी जी, विकल्प हम कैसे उपलब्ध कराएंगे? क्योंकि हमने कह दिया मैं भी सिपाही, लेकिन सिपाही को लड़ाई लड़ने के लिए साजो सामान चाहिए। हिंदुस्तान का माल बनेगा तब वो खरीद पाएगा। कैसे हो पाएगा ये संभव? देखिए, पिछली सरकारों ने जो गड़बड़ करी कि लगातार जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं वो घटाते चले गए, जिसके कारण उनका सस्ता सामान यहाँ डंप होता गया और देश की जनता को ऐसा लगा कि वो बहुत सस्ता सामान है, उन्होंने ख़रीदना शुरू कर दिया। हमारे सामान बाज़ारों से गायब हो गए। लेकिन पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से भारत सरकार ने इंपोर्ट टैरिफ्स बढ़ाए हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई हैं और इसके अलावा बहुत सारी वस्तुओं पर नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे स्टैंडर्ड्स लगाए हैं और रेसिप्रोसिटी क्लॉज लगा करके विदेशी उन चीनी कंपनियों को रोका भी है, तो उसके कारण अब देश में विकल्प बनने शुरू हो गए हैं। अब आप ये देखिए कि ऐसे ही नहीं होता, जो हर साल $10 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ बढ़ता जा रहा था। 17-18 में वो $63 बिलियन हो गया था और अभी 19-20 में वो $48 बिलियन रह गया है। $15 बिलियन कम हुआ है। अपने देश में केमिकल्स का उत्पादन बढ़ा है, स्टील का उत्पादन बढ़ा है, हमारे देश में इनऑर्गेनिक केमिकल्स का उत्पादन तो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमारी 17% इंपोर्ट चीन से कम हुए हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में तो 38% कम हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के अपने देश में उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया और हमारे देश में विकल्प आने शुरू हो गया। अब ये ई रिक्शा की बात सोचिए कि ई रिक्शा पहले पूरा का पूरा ई रिक्शा चीन से आता था। आज लगभग 70-80% ई रिक्शा का जो सामान है वो भारत में बनने लग गया। इसी प्रकार से बहुत सारी और आइटम्स भी हैं जो भारत में अब बनने लग गई हैं। अब जब जिस प्रकार से आपने देखा कि सरकार ने एक पुश दिया है, अब आप APIs का उदाहरण बार बार लोग देते हैं कि हमारी बहुत निर्भरता APIs पर है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है। अब आप ये देखिए कि हम 90% वो APIs खुद बनाया करते थे, जो आज 90% हम बाहर से मंगाते हैं। तो अब सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज लाए हैं और उसके माध्यम से देश में API का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीछे थे, अब सरकार ने 42,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज लेकर, ये 20 लाख करोड़ से अलग है। और ये 42,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज है प्रोडक्शन लिंक्ड के हिसाब से, उसमें थोड़े बदलाव भी करने पड़ेंगे। तो हमें अपने देश में मोबाइल फ़ोन्स भी बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा सामान भी बनेगा। कुल मिलाकर के जो हम सोचते थे कि अब चीन का कोई विकल्प नहीं है, चीन का विकल्प भारत में बनना शुरू हो गया है। इसी कारण से चीन इस समय बौखलाया हुआ है। जिस प्रकार से दुनिया भर में चीन का बहिष्कार हो रहा है, अमेरिका में बहिष्कार हो रहा है, यूरोप में बहिष्कार हो रहा है, भारत में भी बहिष्कार हो रहा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम क्या कर लेंगे, हमारा तो सिर्फ 3% इंपोर्ट है। ऐसा नहीं है, हम उनके ट्रेड सरप्लस का
12% दे रहे हैं और उसी प्रकार से 80 से 90% उसके ट्रेड सरप्लस का अमेरिका दे रहा है। ऐसे में ये दोनों देश यदि और उसके अलावा यूरोप और बाकी देश भी हैं, हम चीन की कमर तोड़ सकते हैं, चीन के उत्पादन को बंद करवा सकते हैं। आज जो दुनिया की फैक्ट्री चीन बना हुआ है, कल वो ताश के पत्तों के जैसे महल बने होते हैं, उस प्रकार से ढेर हो सकता है। हमें आपने जैसे सही कहा, हम अपने वॉलेट की पावर का इस्तेमाल करें और हम अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें और चीन के माल का बहिष्कार करें। चीन की कंपनियों को भी बाहर करना पड़ेगा, चीन के निवेश को भी बाहर करना पड़ेगा। पेटीएम की बात आई, पेटीएम अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी ऐप्स हैं जिनके उपयोग हो रहे हैं और वो चीन से आते हैं। इसी प्रकार से अभी जो बाद में आप मैं सर आपके पास फिर आता हूं, मुझे एक कमेंट जल्दी से जनरल के सिन्हा का लेना है। जनरल सिन्हा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर चीन पर डबल चोट पड़ी, एक तरफ से चारों तरफ से, अमेरिका भी उसके खिलाफ है, इंग्लैंड भी उसके खिलाफ है, रशिया भी मोटे तौर पर उसके खिलाफ है, सभी लोग कोरोना के कारण उससे बहुत दुखी हैं, क्या उसका यही फ्रस्ट्रेशन और यही कीज है, उसको लगता है कि भारत को अभी संकट में डालो और चूंकि भारत के सब दोस्त हैं तो ये तमाम लोग भारत को बचाने आ जाएंगे? आपको क्या लगता है, ऐसे में क्या मिलिट्री की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखता है चाइना? आप एक रिटायर्ड फौजी के तौर पर क्या सोचते हैं इस हालात में? देखिए दीपक जी, जिस तरह से आप परिस्थितियां बन रही हैं, ये जो चीज सामने आ रही है, यदि ऐसा चौतरफा मार पड़ेगा तो चीन ने कभी भी हमारी तरफ आंख उठा के क्या देखना, वो खड़ा ही नहीं हो सकता। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आया था, इसको आप अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। देखिए, हमारे जवानों की जो बलिदानी हुई है उसका सबसे बड़ा जब होगा, क्योंकि हम बातचीत करते थे, बस पहली बार हुआ है जब हम ये संकल्प ले रहे हैं। और मैं डिबेट में बहुत आपको ये आभारी मानता हूं कि आपने लाया, मैं सुना इनका। मुझे अभी पूरी यकीन है कि हम जब ये चोट करेंगे वैलेट का, तो आपके बुलेट, हमारे बुलेट तो ऑलरेडी शार्प हैं, हम बहुत ही अच्छे पोजीशंस में हैं। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, अपने तजुर्बे से बताता हूं। पर भारत के लिए ये केवल चीन के नहीं, जिस तरह से भारत उभर के आएगा, यदि ये संकल्प हमने कर लिया, चीन तो किनारे पड़ जाएगा ही। चीन क्यों कर रहा था? चीन चाहता था कि इस दबाव के अंदर शायद हम चीन के साथ लगे रहें, जो चल रही थी चीजें, लोग बात कर रहे हैं, जितनी कंपनियां चल रही हैं। अब देखिए 5G आने वाला है, वो हुआवे को हमने अभी तक नहीं किया बैन। ठीक है, उस पर भी आऊंगा मैं, 5G पर भी आऊंगा। संबित पात्रा के लिए मेरे पास एक साउंड बाइट भी है जो देश ने सुनी है, देखी है, महसूस की है। लेकिन मेरे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, क्योंकि दर्शकों को जोड़ना देश की बहस की परंपरा है। विपुल सक्सेना पायलट हैं। विपुल, क्या कहेंगे? क्या आपको लगता नहीं है अब हमको भी सिपाही बनने की जरूरत है अगर चाइना से लड़ना है तो? हमारे वॉलेट से बिल्कुल बहुत जरूरी है। अभी हमें आ गया जब सारे देशवासियों को इकट्ठा होकर और चीन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बैकआउट करना चाहिए, जितने भी उनके ऐप्स हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे जो भारतीय इंडस्ट्री है वो इतनी कैपेबल है। आप देखिए जिस तरह मास्क उन्होंने बनाना शुरू किया है, आज इतनी लार्ज क्वांटिटी में मास्क ओवरनाइट सारी इंडस्ट्री में बनाना शुरू कर दिए, सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए कि हम लोग एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आने लग गए हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि जितना हमें चाइना से माल आता है उतना हम लोग बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, मुझे कोई डाउट नहीं हमारे इंडस्ट्रियल्स पे, हमारे देशवासियों पर। और हम लोग दिन रात मेहनत करके हमारी इंडस्ट्री जो भी हमें चाहिए होगा, चाहे बल्क ड्रग की बात कर लो, चाहे आप खिलौनों की बात कर लो, चाहे आप मूर्तियों की बात कर लो, मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री कैपेबल है और हम इस चैलेंज को पूरा कर सकेंगे। और उसमें देशवासियों के लिए हम लोग काफी टाइम से ये कैंपेन चलाते थे, हर दिवाली होली वगैरह पे हम कैंपेन चलाते थे कि चाइनीज का माल मत खरीदो। पर अभी समय आ गया है जो 15 जून को हुआ है, अभी हर देशवासी का पूरा खून खोला हुआ है और वो देशवासी सब साथ में है कि चाइना के माल को हम बिल्कुल सही, खून खोला हुआ है, खून खोला हुआ है। और इसी खोलते हुए खून के साथ विपुल जी आप भी संकल्प ले रहे हैं, मैं भी सिपाही। विपुल जी बोलिए, आप भी संकल्प ले रहे हैं, मैं भी सिपाही। बिल्कुल, मैं भी सिपाही। बिल्कुल, इसी सिपाही, मैं भी सिपाही, विपुल जी भी सिपाही, हम सब सिपाही, पूरा देश सिपाही। एक ब्रेक और एक बात सुनाऊंगा मैं राहुल गांधी की, क्यों बोल रहे हैं समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से ब्रेक के बाद।